नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रही थी, तो कुछ प्रश्न मैं कराई थी और कुछ प्रश्न आज लेके आई हूँ। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा 150 क्वेश्चन का। तो प्रश्न नंबर 1 है, मतलब इसकी जो कराई थी उसके बाद है कि स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष बतलाना है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था और यह ऐतिहासिक नाटक है। और जिसे जयशंकर प्रसाद, इसके अन्य नाटक है, जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, जन्मेजय नाट्य, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, करुणालय और अज्ञात शत्रु। ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो जितने भी जयशंकर प्रसाद मतलब आपको सिलेबस में लगा हुआ है उसके आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे जयशंकर प्रसाद के जितने भी रचनाएं हैं, मोहन राकेश के जितने भी रचना मतलब जितने भी गद्य और पद्य में लगा हुआ है उसको आपको अच्छे से रचनाओं को याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा था? ऑप्शन नंबर ए है भारत के गांवों का, बी है भारत के दुर्दशा के कारणों का, सी है भारत के बड़े नगरों का और डी है भारत की नारियों की दुर्दशा का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भी सही है। भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा था, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखो भारतेंदु के तो भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में भारत दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा था। भारतेंदु ने इस नाटक के माध्यम से भारत की मौलिक समस्याओं को प्रस्तुत किया है और अंग्रेजों के जो शोषण नीति का खुलासा किया, जो अंग्रेज की जो शोषण नीति थे उसको खुलासा किया भारत दुर्दशा नाटक के माध्यम से। अगला प्रश्न है, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। अगला प्रश्न है, भारत आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? ऑप्शन नंबर ए है किसी का नहीं, बी है अंबिका का और सी है मल्लिका का और डी है कालिदास का। तो इसका सही आंसर है वे मल्लिका का, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो नाटक है वो मोहन राकेश का नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है। मोहन राकेश का नाटक नहीं है, जैसे राजेंद्र यादव का कहानी है छोटे छोटे ताजमहल। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन सिलेबस में लगा हुआ है, हमें पढ़ना है नाटक। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं आपको बतलाना है। 8 हैं या 10 या 7 या 9? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित हुए थे? तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद हैं, वे प्रतिष्ठित हुए थे। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन था? जो आषाढ़ का एक दिन है उसमें राजपुरुष कौन था? दंतुल था या अनुनासिक या मातुल या अनुस्वार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है, दंतुल था। अगला प्रश्न है, जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गवाए जागो जागो रे भाई, भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है सही है, भारत भाग्य गाता है। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामत और कर्ता समझने की बलवती अस्पृहा उससे बेकार कराती है। जो स्कंदगुप्त नाटक का यह जो कथन है वे किस पात्र का है आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर आपको बतलाना है क्या होगा। तो जैसे सिलेबस में लगा हुआ स्कंदगुप्त नाटक या फिर आषाढ़ का एक दिन,
या भारत दुर्दशा, तो आपको पात्रों को अच्छे से याद करना है क्योंकि उससे संबंधित ही प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त का कथन है। अगला प्रश्न है, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर वहां ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य है वे किसके द्वारा कहा गया, किसके प्रति? तो जो ये वाक्य है वे कालिदास ने मल्लिका से बात कर रहे हैं, मल्लिका से बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी है वे सही है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में जो गलत तथ्य का आपको चयन करना है, गलत तथ्य कौन सा है? गुप्त वंशीय राजा दुहिता, कालिदास की परिणीता और राजनीति के दाव पेचों में निपुण नहीं और विदुषी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही वे मतलब इसमें जो आपको गलत कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी है वे सही होगा। राजनीति के दाव पेचों में निपुण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है वे सही होगा। अगला प्रश्न है, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य के किस रूप में है? समानांतर, कहानी आंदोलन के नेतृत्व या कर्ता के रूप में, और कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, और सचेतन कहानी आंदोलन के नेतृत्व कर्ता के रूप में, या नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है वे सही है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, ऑप्शन नंबर डी वे सही होगा। तो देखिए आप मतलब क्वेश्चन को देख के समझ में मतलब आएगा कि किस तरह से प्रश्न बनती है और आपको किस तरह से तैयारी करना है। अगला प्रश्न है, यदि मैंने बहुत से लोगों भारत विजय को भेजे हैं पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है, तुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसी हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। तो मेरे ग्रुप में जितने भी ज्वाइन हुए उनसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दी हूँ तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार बनाना है और ऑप्शन पर आपको अवश्य ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शन से संबंधित भी आपको प्रश्न, और जब तक बनाना है मतलब 150 में 150 तक अगर आपको सही हो जा रहा है तब मतलब सही नहीं हो रहा है तब तक आपको 150 तक क्वेश्चन सही खुद से बनाना है, और जब 150 सही बना ले रहे हैं उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं बनाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है वे सही होगा, अंधकार। अगला प्रश्न है, अज्ञात शत्रु नाटक के लेखक कौन थे? जो अज्ञात शत्रु हैं वे नाटक के लेखक का नाम आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है वे सही है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के जो नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा जो वाक्य है वे गलत है? स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में वाक्य गलत का आपको चयन करना है, कौन सा वाक्य है वे गलत है। ऑप्शन नंबर ए में है इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। बी में है स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह का समस्या है, पुनर्विवाह की जो समस्या दिखलाया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में है कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है इसमें
इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बतलाना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है कि स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। वे तलाक और जो पुनर्विवाह है इसकी चित्रण नहीं किया गया है। बाद बाकी ये जो तीन मतलब ए, सी और डी है वे सही है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में जो विभाजित हुआ है। भारत दुर्दशा नाटक है वे कितने अंकों में विभाजित हुआ है। तो 6 अंकों में विभाजित हुआ। ऑप्शन नंबर बी है वे सही है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा जो भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है मन की उदासीनता और बी है पारिवारिक चिंता और सी है बाल समस्या और ऑप्शन नंबर डी है देश हितोष्णा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा सही, देश हितोष्णा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणुकृत जो आंचलिक उपन्यास कौन सा है। जो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास को अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, याद किए होंगे कौन कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, तो आप इसका सही आंसर बता पाए। तो इसका सही आंसर सिर्फ एक ही फणीश्वर नाथ रेणु का है यहाँ उपन्यास, तो मैलांचल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सही होगा। और मैलांचल उपन्यास समय सिलेबस में भी लगा हुआ है पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है। तो राग दरबारी जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं कौन, आपको बतलाना है। और साथ ही सभी को कमेंट करके बतलाना है कि श्रीलाल शुक्ल को जो राग दरबारी उपन्यास है उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो सही होगा। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा। अंग्रेजी ढंग का जो हिंदी का मतलब पहला मौलिक उपन्यास आपको बतलाना है। तो मैं इसका उपन्यास से संबंधित भी PDF देती हूँ, तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे ग्रुप वाले तो आप इसका आंसर सही से बता सकते हैं क्या होगा। और जितने भी जो मौलिक उपन्यास कहानी मतलब जितने भी है उसको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है। अब परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास किन्होंने माना है, आपको सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है। जो मैला आंचल उपन्यास उसमें कहाँ का चित्रण किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है मेरीगंज, पूर्णिया जिले, बिहार। अगला प्रश्न है, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है। तो मैला आंचल उपन्यास कैसा उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, आंचलिक उपन्यास है। इतना भी कठिन प्रश्न नहीं आया था, बट हाँ इस बार टफ भी आ सकता है क्योंकि 5 वर्ष के बाद एग्जाम हो रही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव का देवता की रचनाकार कौन है। ग्लोबल गांव का देवता की रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, रणेंद्र। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है। अगला प्रश्न है, गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम था।
तो होरी की बेटी का नाम था सोना और रूपा, दो बेटी थे, तो ऑप्शन नंबर सी है वे सही है, सोना। अच्छा, सोना का उम्र कितना था, सभी को कमेंट करके बतलाना है। सोना और रूपा का जो गोदान उपन्यास में उनका उम्र कितना बतलाया गया था। अगला प्रश्न है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ की बादल बजा रही, मादल बिजली नाच रही, तुम भी नाचो। ये पंक्तियां हैं वे किस कृति से ली गई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है वे सही है, मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है, गोदान के संदर्भ में गलत तथ्य का आपको चयन करना है कि कौन सा गलत तथ्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है वे गोदान जो महाजनी सभ्यता की गाथा है। बी है उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। सी है मानवीय त्रासदी का भाष्य है। और डी है गोदान सामाजिक शोषण और लैंड स्केप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है वे सही है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा नहीं है, सिर्फ मालती का कथा इसमें नहीं दिखलाया है। अगला प्रश्न है, जो गोदान उपन्यास का रचना काल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है वे सही, 1935 से 36। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संदर्भ में रिसर्च करना चाहता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कैंसर के विषय में, और ऑप्शन नंबर बी है तपेदिक के विषय में, हृदय रोग के संबंध में, और डी है मलेरिया और काला आजार के संबंध में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है वे सही है। अगला प्रश्न है, जो 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का जो हिंदी गद्य के विषय में योगदान नहीं था? तो 19वीं सदी के दौरान जो हिंदी गद्य में किस का योगदान नहीं था? भीष्म साहनी का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या प्रताप नारायण मिश्र, या बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है वे सही होगा, भीष्म साहनी का योगदान नहीं था। अगला प्रश्न है, जो गोदान की जो भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य है वे गलत है? गोदान की भाषा के संदर्भ में वाक्य को गलत आपको बतलाना है, कौन होगा? भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल और बोलचाल की भाषा। तो ऑप्शन नंबर ये सी है वे सही है, कठिन भाषा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो वस्तु केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी है वे सही होगा। अगला प्रश्न है, महाराज घर में गाय न है और न ही बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे धनिया का कथन है। जब मतलब किसकी मृत्यु के दौरान यह कथन कहा गया था, आपको कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध था? तो ऑप्शन नंबर ए है वे सही है, प्रेमिका का। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है वे सही है,
तमस और तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है, इसका प्रकाशन वर्ष बतलाना है सभी को कमेंट करके। और तमस उपन्यास भारत विभाजन और त्रासदी की यहाँ पर विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला जो कौन सा उपन्यास कहानी मतलब पहला क्रम कौन सा है? कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी या समानांतरण कहानी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है, नई कहानी। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो अगर आप कहानी पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके हैं तो आप इसका सही आंसर बतला पाइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है, पूस की रात। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की जो दादी का क्या नाम था? तो हामिद की दादी का नाम अमीना था, ऑप्शन नंबर सी है वैसे। अगला प्रश्न है, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कौन सी जो कहानी है? तो ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी या यथार्थमुख आदर्शवाद या आदर्शमुख यथार्थ या यथार्थवादी या आदर्शवादी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वे सही, यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो कौन सी कहानी है को कहानी कला के दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है, उसने कहा। और उसने कहा है कि विषय वस्तु आपको बतलाना है किस पर लिखा गया था। अगला प्रश्न, देख रहे हैं कहानी से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप अगर पूरी जो 27 कहानी लगी हुई है उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद रहेगा, तभी इसका आंसर अच्छे से दे पाइएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई है कि ईश्वरीय एक बड़े जिम्मेदार का लड़का है और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाला जोक और वृक्षों की चोटी पर फूकने वाला बंझा कहता। वह जमींदार का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता। मतलब किस कहानी से यह पंक्ति है वे लिया गया है? तो ये नशा कहानी से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जो कहानी प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद की कहानी अगर आप सब जान रहे होंगे, मतलब अच्छे से याद होगा तो बतला पाइएगा। तो इसका सही आंसर है, प्रेमचंद का जो कहानी है वे नहीं है। तो आकाशदीप प्रेमचंद की कहानी नहीं है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? दुख, क्लेश, पीड़ा, असंतोष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है, असंतोष। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी, या बी है साहित्य सिद्धांत, सी है
विचारात्मक और डी है साहित्य समीक्षा संबंधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है, भाव या मनोविकार संबंधी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भागवत से लिया गया है कथन। अगला प्रश्न है, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो विद्यानिवास मिश्र को प्रसिद्धि मिली है, सी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था में लोकमंगल में विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बतलाए हैं? आपको दो तत्वों का नाम बतलाना है, कौन कौन सा है? भाव, श्रद्धा और भक्ति, करुणा और शक्ति, करुणा और प्रेम और आनंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, करुणा और प्रेम। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा जो गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार है वे नहीं है? तो श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है उसमें गिनाया गया है, उसमें श्रद्धा के प्रकार कौन सा नहीं है आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है, सौंदर्य संबंधिनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां शुक्ल ने अपने किस निबंध से लिया गया है? और शुक्ल जी यह जो पंक्ति है किस निबंध से लिया है? आपको सही आंसर बतलाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी से है, कविता क्या से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की प्राणी जो शब्द विधान करती आई उसे शुक्ल ने क्या कहा है? कविता कहा है, अभिव्यक्ति, कहानी या नाटक? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कविता कहा है। अगला प्रश्न है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? जो विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक का नाम बतलाना है। रामविलास शर्मा है या शांति प्रिय द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा को विख्यात मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? नामवर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की जो कृतियाँ हैं क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई? एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, तो संस्मरण है, उपन्यास है या रेखा चित्र या आत्मकथा? तो आत्मकथा है। और कितने भाग हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं? सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा या बाबूराव विष्णु पराकड़? ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेमचंद, कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है,
निराला की जो साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो डॉक्टर नगेंद्र का, या रामविलास शर्मा, या नामवर सिंह, या शिवदान सिंह चौहान। तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, 150 प्रश्न कंप्लीट मैं कर दी हूँ 2 वीडियो में, तो आप दोनों को अच्छे से देखिए किस तरह से प्रश्न आया था। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी जो रचना महादेवी वर्मा का नहीं है? तो हमारे आराध्य ये नहीं है महादेवी वर्मा का, और बाद बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, यह सभी महादेवी वर्मा का है। और हमारे आराध्य वे बनारसी दास चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधी। तो इतना ही प्रश्न था। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पर कमेंट अवश्य कीजिएगा कि कैसा लगा, और मैं जितना भी प्रश्न आपसे पूछी हूँ तो सभी का आपको आंसर देना है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।